नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बता दें, दिल्ली में संविधान सदन के ऐतिहासिक परिसर में राष्ट्रीय मंडल देशों के संसदीय सम्मेलन CSPOC के 28वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें, 3 दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन 14 से 16 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मूल्यों और विधायी संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। खास बात यह है कि CSPOC के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा राष्ट्रीय मंडल देशों और प्रतिनिधियों की भागीदारी दर्ज की गई, जिसके चलते इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापक सम्मेलन माना जा रहा। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। दुनिया की वहीं अगली खबर दिल्ली से है। बता दें, दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गुरुवार सुबह जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बिहार और विनोद नगर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। मुठभेड़ के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग बताया जा रहा। पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही और गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बता दें, 12 और 13 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर में एक कारोबारी के घर के बाहर और पश्चिमी बिहार के एक जिम पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गोलीबारी रंगदारी वसूलने के इरादे से करवाई गई थी। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी भी ली थी। वहीं मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर कर रही है। इस गिरफ्तारी को राजधानी में बढ़ते गैंगवार और वसूली की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा। वहीं बता दें, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बड़े गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 102 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही। पकड़े गए तस्करों के नाम रिंकू यादव, संजीव साहू और अभिषेक कुमार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी उड़ीसा से ट्रक में गांजा भरकर ग्रेटर नोएडा लाते थे और फिर उसे किराए के मकान में छिपा कर रखते थे। इसके बाद कार और टैक्सी के जरिए पूरे NCR में सप्लाई की जाती थी। तस्कर 4 से 5 हजार रुपए किलो में गांजा खरीदते थे और इसे 15 से 20 हजार रुपए किलो में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने तीनों को एक्सपो मार्ट जाने वाले नाले के पास से गिरफ्तार किया। ADCP सुधीर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं और अब तक कितनी बड़ी खेप NCR में खपाई जा चुकी है। देखिए, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देश नशे का कारोबार करने वाले, तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नॉलेज पार्क एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पोजीशन से लगभग 103 किलो गांजा बरामद किया गया है। कीमत लगभग 25 लाख रुपए है
और साथ ही इनके पास से एक एशियन कार बरामद की है जिसके अंदर ये गांजा रखकर ले आ रहे थे। इनके नाम ये रिंकू यादव है जो मूलतः जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, संजीव साहू जो मूलतः बदायूं का रहने वाला है और अभिषेक कुमार जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। एक किराए का कमरा लेकर यहाँ गौतम बुद्ध नगर में उड़ीसा से ये गांजा लाते थे और यहाँ पे छोटे छोटे सप्लायरों को सप्लाई करते थे। सर ये कौन ये सप्लाई करता है यहाँ पर जो लेकर आते हैं? देखिए ये तो जो गांजा थोक में लेकर आते हैं उड़ीसा से, उस गैंग के ये तीनों सदस्य हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं कि ये कैसे छोटे छोटे पैडलर्स के माध्यम से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते, कौन कौन इन्वॉल्व है, इस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका सर कोई आपराधिक इतिहास? इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। ये एनडीपीएस में कई बार जेल जा चुके हैं और इनके कई मुकदमे जनपद गौतम बुद्ध नगर में लिखे हुए हैं और इनके अन्य जनपदों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी हम कर रहे हैं। गांजे की मात्रा कितनी है और उसकी बाजार दर कीमत क्या है? गांजे की जो वजन है लगभग 103 किलो है और उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में चर्चित निक्की हत्याकांड में आज बड़ी कानूनी अपडेट सामने आई है। अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी सास दया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सबूतों के आधार पर राहत देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें 21 अगस्त 2025 को निक्की को जलाकर हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगा था। इस मामले में पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि इस केस में जेठ रोहित को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और लेकिन बाकी तीनों आरोपी पति, सास और ससुर अब भी न्यायिक हिरासत में है। आज की सुनवाई में अदालत ने साफ कहा है कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए सास दया को जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें निक्की हत्याकांड को लेकर परिवार और इलाके में अब भी गुस्सा और सवाल बने हुए हैं। वहीं मामले की आगे की सुनवाई जारी है। वहीं बता दें मेरठ में मुजफ्फरनगर के सोनू उर्फ रोनू कश्यप की हत्या के बाद अब पूरा मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा। पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं में मानो होड़ मच गई है और मुजफ्फरनगर राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होता दिख रहा। 2 दिन पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने परिवार से मिलने से रोक दिया था। इसके बाद सपा सांसद हरिंद्र मलिक की भी पुलिस से तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर ही रोक दिया। इस पर कांग्रेसकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस अजय राय को भगेला चौकी ले गई, जहां से उनकी फोन पर पीड़ित परिवार से बात कराई गई, जिसके बाद उन्हें वापस मेरठ लौटना पड़ा। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस जघन्य हत्या को दबाना चाहती है और इसीलिए नेताओं को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं बढ़ते सियासी तनाव को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेरा कार्यक्रम बना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे बीएनएस की जो धारा 144 वाली थी, भी क्या है, कौन सी धारा है ये? अब 100 कोई लगा रखा इन्होंने, धारा 163 या कौन सी है ना, ये बीएनएस की कोई धारा लगाकर रोका जा रहा है, जबरदस्ती यहाँ परेशान किया जा रहा है। और मैं क्या बताऊं आपको, पूरी तरीके से मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई अकेले जा सकता हूँ, अपनी गाड़ी से ले चलो, पुलिस की गाड़ी से जाने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्ती रोक रहे हैं केवल इसलिए कि जो इन्होंने जिस तरीके से उस बच्चे को जला के मारा गया है, उसको जिंदा जला के मारा गया है, उसको छिपाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहती है सरकार, दबाना चाहती है, जाने नहीं दे रही है। और पूरी तरीके से ये गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। देख सकते हैं रोड पे रोक के रखा गया। तो मेरे वहाँ पर सैदुल जमा साहब वहाँ पर थे, राकेश पुंडेरी जी थे, उन्होंने उनकी बहन से मेरी बात कराई है, मीरा नाम है उनका, उनसे बात हुई है और जो उन्होंने मांग रखी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, 50 लाख रुपए हमको चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, ये उन्होंने मांग रखी है। हम निश्चित तौर से इस पर सरकार
से हम पत्र लिखेंगे कल और मांग करेंगे कि इस परिवार की मदद हो। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रशासन जाने नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे रोक रखा, चौकी में हमको यहाँ पर डिटेन किया गया, बैठाया गया। निश्चित तौर से हमारा एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। बता दें, साइबर क्राइम के नाम पर चल रहे मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कंबोडिया में नौकरी का झांसा देकर भारतीय युवाओं को साइबर स्लेवरी में ढकेलने वाले 2 आरोपी आस मोहम्मद और जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित वसीम की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि अभी भी गोरखपुर, औरैया, मेरठ और मुजफ्फरनगर के करीब 15 से ज्यादा लोग कंबोडिया में फंसे हुए हैं। आरोपी बेरोजगार युवाओं को मोटी सैलरी और अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर विदेश भेजते थे। कंबोडिया पहुंचते ही पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे जबरन साइबर ठगी का काम कराया जाता था। मामला अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण गोपनीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कंप्यूटर और 3 मोबाइल बरामद किए, जिनसे कई अहम सुराग मिले। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा की वापसी के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई साइबर अपराध और मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है वसीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं वहां पर, और जॉब कुछ और होता है, यहां कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वसीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अभित्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने ये एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हम उनको खुल के बताई है। उसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर इंसाफ की मांग अब सड़कों पर उतर आई है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर युवक पुलकित कश्यप ने अनोखा और चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। पुलकित अर्धनंग अवस्था में मुजफ्फरनगर से मेरठ कूच करने के लिए सड़क पर निकल पड़ा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हनुमान चौक पर पुलिस ने उसे रोक लिया, जिसके बाद पुलकित के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कश्यप समाज के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पत्रकारों की एंट्री तक बंद कर दी। मामले को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश और प्रदर्शनकारी लगातार इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन हालात संभालने में जुटा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस जनाक्रोश पर क्या कदम उठाते हैं। बता दें, मेरठ में जलाकर मारे गए सोनू उर्फ रोनू कश्यप के परिवार से मिलने आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल उनके आवास पर पहुंचे। वहीं मंत्री ने शोकाकुल परिवार को ठाठस बांधते हुए भरोसा दिलाया कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोनू कश्यप अपनी मौसी के घर मेरठ गया था, जहां ई रिक्शा चालक ने चंद पैसों के लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को जला दिया था। पुलिस ने आरोपी ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरे मामले को लेकर मेरठ जोन के एडीजी और एसएसपी विपिन टांडा से भी बातचीत हुई। राज्य कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही और इस घटना में कोई और आरोपी शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की है कि इस दर्दनाक घटना को जातिगत या राजनीतिक रंग न दिया जाए। मामला मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां इस घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और इस
हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। देखिए, सोनू कश्यप जो हमारे मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान था, उसकी सरथना क्षेत्र में जो मेरठ जनपद में पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति के द्वारा, अभी एक ही व्यक्ति चूंकि संज्ञान में आया है, उसके द्वारा निर्मम तरीके से उसको मारा गया, उसको जला करके उसका हत्या करने का काम हुआ, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और विशेष रूप से मेरे लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है, चूंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र का वो घटना दूसरे जनपद की है। तो मेरी तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से बात हुई है, जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, विपिन टाडा जी जो एसएसपी मेरठ हैं, उनसे बात हुई, एडीजी मेजर जॉन भानु भास्कर जी, उनसे बातचीत हुई है। और सुबह ही मैंने एसएसपी डीएम मुजफ्फरनगर को बुला करके पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर सारे विषय की जानकारी ली, चूंकि मैं अभी सीधा लखनऊ से लौटा हूं और आते के साथ इस विषय पे चिंता व्यक्त करते हुए ये हमने करने का काम किया। मंत्री जी, अभी पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किए हैं इसमें? अभी उसके अंदर एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, एक व्यक्ति उसके अंदर झील गया है। और मैंने एसएसपी मेरठ को कहा कि तत्काल प्रभाव से कोई भी व्यक्ति किसी सीडीआर में, किसी वीडियो में, किसी फुटेज में अगर वो आता है या कोई जानकारी मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से बिना कोई समझौते के उसकी गिरफ्तारी करने का काम करें। मंत्री जी, क्या पीड़ितों को से मिलना, पीड़ितों को दुख बांटना वो गलत है? क्योंकि अलग अलग, देखिए, सबका दुख उनका साझा है, पर मुझको लगता है कि जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं और उसको जाति का रंग दिया जाता है, वो ठीक नहीं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, ना उसने जाति की हत्या की, ना जाति वाले ने हत्या की, जो मेरा मानना है। दो लोग लड़े आपस में, उनको शायद पता भी नहीं होगा किसी व्यक्ति को कि मैं किस जाति का हूं और मरने वाला कौन की जाति का है, ये बातें तो बाद में पता लगती हैं। पर जब पॉलिटिकल चर्चाएं होती है तो उसको जाति का रंग दिया जाता है और फिर उसके कारण से समाज में व्यवस्था पलती है। मेरा सबसे आग्रह विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके कि ऐसे विषय में जाति रंग ना दिया जाए, उसका पॉलिटिकल चश्मे से ना देखा जाए। जिस नौजवान की हत्या हुई है उसके प्रति हमारी भी संवेदना है, सका उसके प्रति बहुत गंभीर है, उसकी गिरफ्तारी हो गई हत्या करने वाले की, और भी कोई दोषी हो तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। देखिए, सोनू कश्यप जो हमारे वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीच सड़क पर दौड़ता एक ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी के पास हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहीं ट्रक चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक में भरा लाखों रुपए का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। आग कैसे लगी इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।